मेरे सेंचुरी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग फटाफट से एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, मियोसिस। ठीक है, ये आप लोगों का सेल साइकिल सेल डिवीजन का टॉपिक है मियोसिस। ये वेरी 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 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोगों के नीट एग्जाम्स में आता ही और उससे पूछा जाता है और ये ऐसे भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग बिना वक्त जाए के हम लोग मियोसिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मियोसिस पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ बेसिक टर्म्स में जो लोगों को समझ में नहीं आता और आगे जब हम लोग मियोसिस पढ़ते हैं और सेल डिवीजन करते हैं और वो सारे टर्म्स का हम जो यूज करते हैं और बात करते हैं तो उससे आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्लॉइडी समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी क्या होता है मैम? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्या है, हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। हमारा में क्रोमोसोम कितना होता है? तो 46, 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एंड वाई या फिर एक्स दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है मैम, ठीक है। तो 46 को हम लोग 46 को हम लोग 23 पेयर भी बोलते हैं। 46 को हम लोग 23 पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि 23 पेयर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हम अपनी मम्मी से मिला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मैटरनल सेट, और वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हम अपने पापा से मिला होता है जिसे हम बोलते हैं पैटर्नल सेट। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 1 से लेकर 23 क्रोमोसोम हमें अपनी मम्मी से मिला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मैटरनल सेट, और 1 से लेकर 23 तक क्रोमोसोम हमें अपने पापा से मिला होता है जिसे हम बोलते हैं पैटर्नल सेट। तो टोटल कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम, जिसको हम लोग 23 पेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या है, हम लोग डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि हम लोग डिप्लॉयड सेल है। हमारे में कैसे 2n वाला सेल है। ठीक है, कैसे 2n वाला सेल है? क्यों? क्योंकि देखिए हमारे में एक मम्मी का भी सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है और एक पापा का भी सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी कि दोनों पार्टनर प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग डिप्लॉयड है, इसलिए हमें 2n बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ प्रेजेंट रहे, यानी कि सिर्फ एक रहे मम्मी का या फिर पापा का, ये सिर्फ एक ही रहे, तो इसे हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक प्रेजेंट है। ठीक है, और इसे हम लोग n बताएंगे क्योंकि एक ही है, और इसमें कितने प्रेजेंट रहेंगे क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट देखिए, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिंपली पहले समझा देती हूँ। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि आपके पास एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसके बगल में उसका पार्टनर प्रेजेंट है कि नहीं। हमारे पास तो 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है मम्मी का, 23 क्रोमोसोम है प्रेजेंट पापा का, यानी कि हमारे पास तो दो मतलब पार्टनर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए ग्रीन वाले के साथ ग्रीन वाला का पार्टनर है, पिंक वाले के साथ पिंक वाला का पार्टनर है, तो ये लोग कैसे हुए? डिप्लॉइड क्रोमोसोम है। कैसे हुए? डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड हुआ। कैसे क्रोमोसोम हुए? डिप्लॉइड क्रोमोसोम हुए। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 2n लिखते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड जो सिंगल प्रेजेंट हो, यानी कि सिंगल, सारे क्रोमोसोम का सिर्फ सिंगल प्रेजेंट है, इसके साथ इसका पार्टनर प्रेजेंट नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड। इसके लिए हम लोग n लिखते हैं। मैंने बोला ना वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड, और उसके लिए हम n लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब वापस हम लोग इसमें आते हैं। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए आप लोगों को इस तरीके का क्रोमोसोम दे दिया जाता है और आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोगों को बताना है कि हमारा इसमें डीएनए का कंटेंट कितना है और हमारा प्लॉइडी लेवल क्या है। डीएनए का कंटेंट कितना है और हमारा डीएनए का कंटेंट कितना और प्लॉइडी लेवल क्या। प्लॉइडी लेवल मतलब ये n है या 2n है, यानी कि ये सिंगल है या इसका पार्टनर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इसका पार्टनर प्रेजेंट है तो ये 2n है, और अगर इसका पार्टनर प्रेजेंट नहीं, ये सिंगल है तो ये n है, यानी कि सिर्फ इसके पास एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। देख लीजिए सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है इन लोगों के पास, तो ये कैसा है? n है। और मैम डीएनए कंटेंट क्या होता? तो देखिए इस क्रोमेटेड के अंदर, यानी कि इस क्रोमोसोम के अंदर कितना डीएनए प्रेजेंट है, कितना डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं डीएनए का कंटेंट। अब मैं आप लोगों को पहले समझाती हूँ। देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है, हमें यहाँ पूछा जाता है डीएनए कंटेंट। ठीक है, डीएनए कंटेंट को हम लोग सी से बताते हैं। ठीक है, डीएनए कंटेंट को हम लोग सी से बताते हैं। और क्या पूछा जाता है? प्लॉइडी लेवल। ठीक है, प्लॉइडी लेवल, प्लॉइडी लेवल हम लोग एन से दिखाते हैं। ठीक है, इधर दूर तक क्लियर? अब सुनिए मेरा बात ध्यान से, देखिए चलिए इसी कलर से बना लो। ये है हमारे क्रोमोसोम। ठीक है, ये है हमारे क्रोमोसोम। मैंने अभी पूछा क्रोमोसोम दे दिया जाएगा, उसका डीएनए कंटेंट कितना होता है और वो उसका प्लॉइडी लेवल क्या है पूछा जाता है आपसे। ये हमारा एक क्रोमोसोम है। ठीक है, इसके ये जो बीच में दिख रहा है ना आप लोगों को ब्लू कलर का, इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। ठीक है, बीच वाले को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर, और ये जो रेड वाला है इसे हम बोलते हैं क्रोमेटेड। क्या बोलते हैं इसे हम? क्रोमेटेड। ये हमारा क्या है? ये हमारा है क्रोमेटेड, क्रोमेटेड। ठीक है, क्रोमेटेड। ठीक है, इसी क्रोमेटेड के अंदर प्रेजेंट होता है आपका डीएनए।
तो कुल मिलाकर के जितना आपके पास क्रोमेटेड होगा उतना आपके पास डीएनए कंटेंट होगा, ठीक है, उतना डीएनए होगा, ठीक है। जितना आपके पास सेंट्रोमियर होगा उतना उस क्रोमोसोम का प्लॉइडी लेवल होगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये पूरे को हम लोग एक क्रोमेटेड बोलते हैं, ये पूरे को हम लोग एक क्रोमेटेड बोलते हैं, ठीक है, ये पूरा एक, और यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2, ये एक हो गया और इसके साथ एक है, ये 2 हो गया, पूरे को 2 बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों से अगर पूछूं, कि इसमें कितना डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है, तो आप लोग क्या देखोगे, क्रोमेटेड देखोगे, कितना क्रोमेटेड है, एक, इस क्रोमोसोम में सिर्फ एक क्रोमेटेड दिख रहा है, तो यानी कि इसमें डीएनए कंटेंट जो हुआ एक हुआ मैम, तो हम सिर्फ उसको सी लिखेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछिए इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, तो देखिए ये अलग है, ठीक है, इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, तो ये आप बताओगे इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, सेंट्रोमियर को देख करके आप इसका प्लॉइडी लेवल बताओगे। तो इसमें सेंट्रोमियर कितना दिख रहा है, एक ही, इसके बगल वाला पार्टनर है, नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक सेंट्रोमियर दिख रहा, तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे एन, ठीक है। सेंट्रोमियर हमें सिर्फ एक दिख रहा है, इट मींस इसका प्लॉइडी लेवल क्या हुआ, एन हुआ, यानी कि एक ही है, ठीक है। अब दूसरा वाला, इसमें आपको कितने क्रोमेटेड दिख रहे हैं, जितने क्रोमेटेड उतना डीएनए कंटेंट। तो अगर हमें पूछे इस क्रोमोसोम में कितना डीएनए कंटेंट होगा, तो आप देखेंगे कितना क्रोमेटेड है, 1 और 2, तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 2C, डीएनए कंटेंट कितना हुआ, 2C। अब मैं आप लोगों से पूछूंगी और इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, तो अगेन यहाँ पे एक ही को सेंट्रोल दिख रहा, तो आप लोग बोलोगे कि एन, क्यों, क्योंकि इसका पार्टनर नहीं है, ठीक है, इसका पार्टनर नहीं है, ठीक है। अगर वही मैं इसके साथ, मान लीजिए इसके साथ में इसका पार्टनर बना देती और इसके साथ में इसका पार्टनर बना देती, ठीक है, इसके साथ में इसका पार्टनर बना देती और इसके साथ में इसका पार्टनर बना देती, ठीक है ना, ये इसका सेंट्रोमियर, ये इसका सेंट्रोमियर, ठीक है। अब ये 1 और ये 1, ये 1, ये 1, ठीक है। अब बताइए मुझे, अब बताइए इसके साथ इसका पार्टनर दिख रहा है, ठीक है, एक क्रोमेटेड यहाँ, एक क्रोमेटेड यहाँ, यानी कि 2 क्रोमेटेड, तो कितना हो जाएगा, आप ये हो जाएगा 2C, ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ, 2C, एक सेंट्रोमियर यहाँ, एक सेंट्रोमियर यहाँ, टोटल कितना हो गया सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर, तो इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, 2N, क्या हो जाएगा इसका प्लॉइडी लेवल, 2N, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों का सेम कैसे, 2 सेंट्रोमियर, 2 क्रोमेटेड यहाँ, 2 क्रोमेटेड यहाँ, तो टोटल कितना क्रोमेटेड हो गया, 4, ठीक है, 4 क्रोमेटेड हो गया, यानी कि डीएनए का कंटेंट भी कितना हो गया, 4 हो गया। वही हम लोग सेंट्रोमियर अगर देखें तो सेंट्रोमियर 2 है, यानी कि इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, 2N होगा, क्योंकि हमारा ये रेड वाला के साथ इसका पार्टनर भी प्रेजेंट है, हमारा ये सिंगल वाला क्रोमेटेड वाला क्रोमोसोम के साथ उसका भी पार्टनर प्रेजेंट है, तो अब ये लोग क्या हो गया, 2N वाला हो गया, यानी कि ये लोग डिप्लॉयड हो गए, पहले ये लोग हप्लॉयड थे लेकिन अभी लोग डिप्लॉयड हो गए, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इसका डीएनए कंटेंट बताइए और इसका प्लॉइडी लेवल बताइए इस क्रोमोसोम का, तो हमें पता है इसके पास सिर्फ एक क्रोमेटेड प्रेजेंट है, तो यानी कि सिर्फ C होगा इसका डीएनए कंटेंट, और एक ही सेंट्रोमियर दिख रहा है, तो यहाँ पे होगा N, ठीक है। यहाँ पे हमें क्रोमेटेड तो 2 दिख रहा है, लेकिन हमें अगेन सेंट्रोमियर एक ही दिख रहा है, तो हम 2C तो लिख देंगे, क्योंकि क्रोमेटेड 2 है, तो डीएनए का कंटेंट हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सेंट्रोमियर एक ही, तो प्लॉइडी लेवल यहाँ पे N ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये इसका भी पार्टनर मैंने इसके साथ बना दिया, ठीक है, ये इसका सेंट्रोमियर, ये इसका, ये इसका सेंट्रोमियर और ये इसका, ठीक है, चलिए, ठीक है, इतना दूर तक। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि अब बताइए इसमें कितना डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है और इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, इस क्रोमोसोम में कितना डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है और इस क्रोमोसोम का प्लॉइडी लेवल क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग डीएनए कंटेंट देखने के लिए इस क्रोमोसोम का देखेंगे कि कितना क्रोमेटेड प्रेजेंट है, तो 1, 2, तो आप लोग बोलेंगे मैम 2C, इसका डीएनए कंटेंट कितना होगा, 2C, और सेंट्रोमियर देख के हम लोग क्या बताएंगे, प्लॉइडी लेवल बताएंगे, तो 1 और 2, तो यानी कि 2N, कितना हो गया, 2N, ठीक है। और अगर हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बारे में भी पूछे तो आप लोग बोलेंगे डिप्लॉइड है, क्योंकि इसके साथ इसका पार्टनर है, हैप्लॉइड तो ये हमारा क्या है, हैप्लॉइड, ये है हमारा हैप्लॉइड, ठीक है, और ये कैसा है हमारे डिप्लॉइड, ये हमारे डिप्लॉइड, क्योंकि इसके साथ इसका पार्टनर भी प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कितना आप लोगों को दिख रहा है, 2, 2, 4, ठीक है, टोटल कितने, 4 क्रोमेटेड है, यहाँ पे 4 क्रोमेटेड है, यानी कि डीएनए कंटेंट कितना हुआ, 4C, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4C, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेंट्रोमियर कितना दिख रहा है आप लोगों को, 2, यानी कि 2N, यानी कि क्या हुआ, ये डिप्लॉयड हुआ, कैसे हुआ, ये क्रोमोसोम डिप्लॉयड हुआ,
ठीक है, क्योंकि इसके साथ इसका पार्टनर प्रेजेंट है, सेंट्रोमेर 2 है, यानी कि इसका प्लॉइडी लेवल भी क्या होगा, 2n होगा। सेंट्रोमेर 2 दिख रहा है, यानी कि इसका प्लॉइडी लेवल भी 2n होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ से। देखिए, आप लोग जब भी पढ़े होंगे तो आप लोगों की मैम लोग जो पढ़ाई होगी, कभी भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, सेल साइकिल सेल डिवीजन कोई भी लेक्चर में, तो सारे टीचर्स का कहना है कि हमारे एस फेज में डीएनए का कंटेंट बढ़ता है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, इट मींस उसका प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होता है, यानी कि 2n वाला 2n ही रहता है, ऐसा नहीं कि वो 4n हो जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे आपका 2c से यहाँ पे 4c हो जाता है। ठीक है, कंटेंट बढ़ जाता है डीएनए का। तो ये क्या है, मान लीजिए ये हमारे पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल है, ठीक है, क्या होंगे वो 2n वाले होंगे। ठीक है, वो जब सेल डिवीजन शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो इंटरफेज में घुसते हैं, इंटरफेज में G1 फेज करते हैं। ठीक है, G1 फेज करने के बाद वो आते हैं आपके S फेज करते हैं। तो देखिए, G1 में उनका पोजीशन कुछ इस तरीके का रहता है, G1 में इस तरीके के प्रेजेंट रहते हैं क्रोमोसोम, G1 में क्रोमोसोम इस तरीके के प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये मम्मी का, ये पापा का। ठीक है, ये मम्मी का और ये पापा का। ठीक है, फिर वो जब जैसे ही एस में घुसते हैं तो उनका पोजीशन कुछ इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, और ये पापा का कुछ इस तरीके का होता। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि सेंट्रोमियर तो एक ही था, लेकिन जो क्रोमेटेड था वो डबल हो गया। क्रोमेटेड डबल हो गया यानी कि डीएनए का कंटेंट डबल हो गया, क्योंकि क्रोमेटेड जितना रहेगा उतना डीएनए का कंटेंट रहेगा। तो क्रोमेटेड डबल हो गया यानी कि डीएनए का कंटेंट डबल हो गया, यानी कि एस फेज हमारा क्या करता है, डीएनए का कंटेंट को डबल करता है, यानी कि डीएनए का सिंथेसिस करता है। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज, किसको करता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, यानी कि हमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और डीएनए किसमें पड़ा होता है, क्रोमेटिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके का आप लोगों का पोजीशन देखा जाता है। ठीक है, कि ये अब 2c से 4c हो जाता है, यहाँ पे तो 2c होगा, 2c 2n। ठीक है, 2c 2n, यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, 4c 2n। ठीक है, nn प्लॉइडी लेवल में तो कोई चेंजेस नहीं आया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्रोमोसोम तो सेम है, क्रोमोसोम का नंबर तो नहीं बढ़ा, नहीं। ठीक है, सिर्फ क्या बढ़ा, हमारा क्रोमेटेड का नंबर बढ़ा, यानी कि डीएनए का कंटेंट बढ़ा। ठीक है, तो यही हमारा एस फेज में होता है। G2 फेज में कुछ खास नहीं होता, G2 फेज तो आपका वैसे ही रहता है, और आपका M फेज में जाने के बाद डिपेंड करता है कि वो कौन सा डिवीजन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सेल साइकिल में होता है। चलिए, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मैंने तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि पार्टनर रहा तो डिप्लॉइड, और पार्टनर नहीं रहा, सिंगल रहा आप लोगों की जैसा, तो वो हो जाएगा हैप्लॉइड। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा टॉपिक मियोसिस से। ठीक है, मियोसिस को हम लोग प्यार से रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। प्यार से क्या बोलते हैं बच्चा, ये करता ही रिडक्शनल। ठीक है, यानी कि ये हमारे क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देता। आप लोग माइटोसिस पढ़ के आए होंगे तो आप लोगों को पता होगा हमारा जो माइटोसिस होता है वो क्या करता है, हम अगर अपने माइटोसिस करवाते हैं अपना सेल को, तो अगर 2n वाला सेल देते हैं तो ये माइटोसिस डिवीजन करके ये जो 2 डॉटर सेल्स बनाता है वो भी हमारे 2n वाला ही बनाता है, 2n वाला ही उसका प्लॉइडी लेवल रहता है। यानी कि 2n वाला सेल हम लोग उसको देते हैं तो वो 2n वाला ही हमें बनाकर कि 2 डॉटर सेल्स देता। लेकिन अगर हम लोग मियोसिस के बारे में बात करें तो मियोसिस में हम इसे अगर 2n वाला सेल देते हैं तो ये हमें एक तो 4 सेल देगा, ठीक है, और प्लस वो चारों के चारों हमारे कैसे रहेंगे, n वाले। कैसे रहेंगे, n वाले। यानी कि इसने क्या किया, इसने कर दिया आधा, हाफ कर दिया अपने डॉटर सेल्स को। ये पेरेंट सेल अपने डॉटर सेल को कितना हाफ नंबर वाला क्या दिया, क्रोमोसोम दिया, आधा कर दिया। 4 डॉटर सेल्स बनाए लेकिन nn वाला बनाया। ठीक है, 4 डॉटर सेल्स बनाए, nn वाला बनाया। वही बात यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है। ठीक है, वही बात आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ कि क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता। 2n मतलब, ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे इस टाइप के होंगे 2, ठीक है, 2 सेंट्रोमेयर वाले होंगे क्रोमोसोम। लेकिन इलोग में कैसे पहुंचे होंगे, इलोग में सिंगल वाला पहुंचा होगा। इलोग में कैसा पहुंचा होगा, सिंगल वाला पहुंचा होगा। ठीक है, ठीक है, 2 ने एक पहुंचा होगा, तभी तो हाफ हो गया। ठीक है, ओके, प्रोड्यूस करता 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, हमें दिख रहा है 1 2 3 4, टोटल कितने, 4 डॉटर सेल्स हमारे मतलब हमें बना करके देता, प्रोड्यूस करता। लेकिन वही हम अगर मियोसिस के बारे में बात करें तो मियोसिस कितना, 2 डॉटर सेल्स बनाता। माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स बनाता, मियोसिस हमारे 4 डॉटर सेल्स बनाते। ठीक है, अक्कर इन डिप्लॉइड सेल। एक और बात, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे डिप्लॉइड सेल्स में ही होते हैं। डिप्लॉइड सेल्स मतलब कि 2n वाले सेल्स में ही ये सिर्फ होंगे।
2n वाले सेल्स में ही ये होंगे सिर्फ, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि हम n वाले सेल में इसे n वाले सेल्स में इसे हम करवा दें तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। n वाला सेल में मियोसिस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड यानी कि 2n वाला सेल में ही मियोसिस किया जाता है, ठीक है। अगर इन गैमेट का फॉर्मेशन होता है, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बात, मियोसिस क्यों करवाया जाता? हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, सारे सेल्स क्या करते हैं? माइटोसिस डिवीजन करते हैं। कौन सा डिवीजन करते हैं? माइटोसिस करते हैं। तो मियोसिस क्यों करवाने की जरूरत पड़ा? क्योंकि बेटा मियोसिस हमारे गैमेट सेल्स में हो रहे होते हैं। गैमेट सेल्स यानी कि मेल का गैमेट स्पर्म और फीमेल का गैमेट ओवा। हमारे जो मेल का गैमेट स्पर्म होता है उसका प्लॉइडी लेवल n होता है, ठीक है, और हमारी फीमेल का जो गैमेट ओवा होता है उसका भी प्लॉइडी लेवल n होता है। तो ये मियोसिस है, इसीलिए उन लोगों का प्लॉइडी लेवल n है, यानी कि आधा आधा है, वरना उनका भी 2n वाला ही रहता है, स्पर्म भी और ओवा भी। और आप लोगों को पता है 2n वाला रहता है तो ये लोग आगे जाके फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके एक 2n वाला जाइगोट बनाते हैं। तो अगर 2n वाला स्पर्म रहता और 2n वाला ओवा रहता तो ये लोग जब फ्यूज करते हैं तो 4n वाला जाइगोट बनता, और अगर 4n वाला जाइगोट बनता तो वो बिल्कुल भी हमारे जैसा नहीं होता, यानी कि पेरेंट्स की जैसा वो नहीं होता। तो हम लोग सेम स्पीसीज के हैं तो हमारा सेम होना चाहिए ना, कि हम जैसे दिख रहे हैं वैसे हमारा आगे का जनरेशन भी दिखे, वैसे आगे का जनरेशन भी दिखे। इसी वजह से मियोसिस होता है, ठीक है, हमारे गैमेट में। अब आप लोग देख लीजिए कि हमारा जो स्पर्म होता है वो n वाला होता है और हमारा जो ओवा होता है वो भी हमारा n वाला होता है। ये हो गया आपका स्पर्म, ठीक है, ये हो गया आपका ओवा, ठीक है। ये लोग दोनों क्या करता है? फ्यूज करता और बना लेता एक 2n वाला जाइगोट, क्योंकि ये लोग दोनों के मिलने से जाइगोट बना, ये हमारा 2n वाला जाइगोट होता है, ठीक है, ये हमारा 2n वाला जाइगोट होता है। अब ये 2n वाला जाइगोट आगे जाके हमारे जैसा बन जाता है, कौन से डिवीजन से? मियोसिस माइटोसिस के डिवीजन से, ठीक है। जाइगोट में कौन सा? क्लीवेज डिवीजन होता है, माइटोसिस को ही क्लीवेज वाला डिवीजन नाम दिया गया है, ठीक है, और वो पूरा का पूरा इंसान बन जाता है, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन करके। लेकिन हमारे गैमेट तो n वाले के फ्यूज होने से ये बच्चा बना, तो n होना जरूरी इसलिए है ताकि बच्चे तक 2n वाला ही पहुंचे, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो 2n वाले होते हैं, ठीक है, उनका क्रोमोसोम नंबर 2n है। मैंने बोला हम लोग ह्यूमन से हमारे में कितने 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हम लोग कैसे हैं? डिप्लॉइड है, हमारे में प्लॉइडी लेवल कितना है? 2n है। तो बच्चे में भी 2n पहुंचना चाहिए, तो इसीलिए उसको हाफ करना जरूरी है गैमेट सेल्स को, क्योंकि दो गैमेट सेल्स फ्यूज करते हैं, ठीक है, इस वजह से। तो ये हमारा गैमेट सेल्स में सिर्फ और सिर्फ मियोसिस हमारा गैमेट सेल्स में ही होता है, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। रिजल्ट क्या निकलता है? फॉर्मेशन करता है ये हैप्लॉइड गैमेट को, सही बात है, ये तो डिप्लॉइड है, लेकिन जो हमारे n वाले बने वो कैसे है? हैप्लॉइड है, ठीक है, उसका कोई पार्टनर नहीं, वो सिंगल है, ठीक है, उसका पार्टनर मिलता है आगे जाके, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को और भी कुछ समझाती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर होता जाए। देखिए मियोसिस में मियोसिस प्रोसेसिंग जो हम लोग करते हैं उसमें बहुत कुछ नहीं है, कुछ कुछ ऐसा टर्म्स मैंने बोला जो यूज होता है, अगर आप लोग क्लियर कर लोगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मैंने आप लोगों को बोला वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हमें अपने पापा से मिलते हैं एंड वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हमें अपनी मम्मी से मिलते हैं। तो इस तरीके का इन लोगों का प्रेजेंट होता है, जैसे कि देखिए ये हमें अपनी मम्मी से मिला और ये हमें अपने पापा से मिला, ठीक है। फिर ये दूसरा वाला ये भी हमें अपनी मम्मी से मिला, ये हमें पापा से मिला। फिर इसी तरीके का तीसरा, ठीक है, ये हमें अपनी मम्मी से मिला, ये हमें अपने पापा से मिला, ठीक है, ये मैटरनल है, ये पैटर्नल है, ठीक है, ओके। तो अब मेरा बात ध्यान से सुनिए, ये हमें मम्मी से मिला और ये हमें पापा से मिला, तो मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 1 और पापा का क्रोमोसोम नंबर 1 ये दोनों कैसे क्रोमोसोम है? ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 1 और पापा का क्रोमोसोम नंबर 1 ये कैसे क्रोमोसोम हुए? होमोलोगस क्रोमोसोम हुए। कैसे क्रोमोसोम हुए? होमोलोगस क्रोमोसोम हुए, ठीक है। देखिए ये मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 1 और ये पापा का क्रोमोसोम नंबर 1 ये कैसे क्रोमोसोम हुए? होमोलोगस क्रोमोसोम है। पापा मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 2 पापा का क्रोमोसोम नंबर 2 ये कैसे क्रोमोसोम हुए? होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसा करके कितने मम्मी ने 23 देती है और पापा 23 देते हैं, तो उसी तरीके का पेयर जो बैठाते हैं ना हम लोग, 1 मम्मी का 1 क्रोमोसोम नंबर और पापा का 1 क्रोमोसोम नंबर, ये दोनों होमोलोगस। मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 2 पापा का क्रोमोसोम नंबर 2 ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 1 और पापा का क्रोमोसोम नंबर 2 ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, नहीं, ये लोग दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं, ये लोग नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेम नंबर वाले होने चाहिए, मम्मी का भी और पापा का भी सेम नंबर वाले, ठीक है। 1 मम्मी का है तो पापा का भी 1 होना चाहिए, तो यही दोनों क्रोमोसोम हुए हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम। इतना बात क्लियर?
ठीक है। ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 मदर का है और ये क्रोमोसोम नंबर 1 पापा का है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, अब मेरा बात सुनिए, मैंने ये आप लोगों को बताया ये क्या है, हमारा क्रोमेटेड है। क्या है हमारे क्रोमेटेड, इसमें कितने क्रोमेटेड दिख रहे हैं, 2, यानी कि ये एस फेज करके आ रहा होगा, क्योंकि एस फेज में हमारा डीएनए का कंटेंट बढ़ता, डीएनए का कंटेंट बढ़ा यानी कि क्रोमेटेड सिंगल से डबल हो गए होंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो पिंक वाली है मम्मी का क्रोमेटेड, एक ये और एक ये पिंक वाली, ये दोनों पिंक पिंक वाली तो आपस में क्या हुई, सिस्टर क्रोमेटेड हुई, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटेड हुई, ठीक है। पापा का ये ब्लू वाली क्रोमेटेड और ये ब्लू वाली क्रोमेटेड, ये भी आपस में क्या हुई, सिस्टर क्रोमेटेड हुई, ठीक है। मम्मी की 2 पिंक पिंक वाली सिस्टर क्रोमेटेड, पापा की 2 ब्लू ब्लू वाली सिस्टर क्रोमेटेड। लेकिन अगर हम एक मम्मी का ये पिंक वाला क्रोमेटेड ले लें और एक पापा का ये ब्लू वाला क्रोमेटेड ले लें, तो क्या ये लोग आपस में सिस्टर क्रोमेटेड होगी, नहीं, ये लोग आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटेड होगी, ठीक है। मम्मी की ये दोनों पिंक पिंक वाली क्रोमेटेड तो सिस्टर होंगी, पापा की ये दोनों ब्लू ब्लू वाली तो सिस्टर होंगे, लेकिन एक मम्मी का ले लें और एक पापा का ले लें तो ये लोग आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटेड होंगी, क्या होंगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। देखिए बीच में मैंने आप लोगों को बताया था सेंट्रोमेर है और सेंट्रोमेर के बाद प्रेजेंट होता काइनेटोकोर, ठीक है, उसके अराउंड प्रेजेंट होता काइनेटोकोर, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ओके चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए मियोसिस में क्या कुछ नया होता है। मियोसिस में पता बच्चा क्या होता है, माइटोसिस तो आप लोग पढ़े होंगे, माइटोसिस तो इजी होता है। मियोसिस में एक रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है, मम्मी का क्रोमोसोम और पापा का क्रोमोसोम, मम्मी और पापा का होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता, लेकिन क्रॉसिंग ओवर करता कौन है, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। मैंने बोला था ना एक पिंक वाली मम्मी का और एक ब्लू वाला पापा का आपस में क्या हुई, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड हुई, तो उन लोग दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। मैंने बोला मम्मी का 1 और पापा का 1 क्रोमोसोम नंबर, ये लोग आपस में क्या होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये लोग आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। इधर उधर क्लियर, ठीक है मैम। अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर कौन से करे, देखिए ये एक पापा का ब्लू वाला क्रोमेटेड कर रहा और मम्मी का ये पिंक वाला क्रोमेटेड कर रहा, यानी ये कौन सी क्रोमेटेड है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। ये कौन सी हुई, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड के बीच में हो रही है, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड्स, ठीक है, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है। ये भी 1 है और ये भी 1 है, पापा का भी 1 है, मम्मी का भी 1 है, लेकिन ठीक है ये मम्मी का हुआ और ये पापा का हुआ, ठीक है, ये मम्मी का हुआ और ये पापा का हुआ, ठीक है। ये लोग दोनों मम्मी का 1 क्रोमोसोम, पापा का 1 क्रोमोसोम, तो ये लोग तो आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम, हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है। लेकिन ये लोग दोनों तो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड, इन लोग के बीच में होता है क्रॉसिंग ओवर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों का हो रहा क्रॉसिंग ओवर, मैं इसे लिख देती हूँ, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटेड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ओके ठीक है, अब ये लोग में क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब ये मियोसिस 1 में क्या होता है, मैंने बोला मियोसिस हमारा कैसा रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन। तो हमारे मियोसिस 2 टाइप के होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 थोड़ा अलग है, मियोसिस 2 तो आपका बिल्कुल माइटोसिस के जैसा है, यानी कि मियोसिस 1 ही है हमारा रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 हमारा इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन हमारा और कौन था, माइटोसिस था, तो वो माइटोसिस के जैसा ही होता है, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन ही करता है। तो मियोसिस 1 हमारा, मियोसिस 1 क्या है हमारा, रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन यानी कि जब मियोसिस 1 होता है ना बच्चा, तो हमारे एक सेल में हमारा मम्मी का क्रोमोसोम चला जाता है और हमारे दूसरे सेल में हमारे पापा का क्रोमोसोम चला जाता है। तो यहीं पे हमारा रिडक्शनल डिवीजन हो गया, क्योंकि यहीं पे सेपरेशन हो गई, एक हमारा चल गया मम्मी के एक सेल में चला गया हमारा मम्मी का क्रोमोसोम और एक सेल में चल गया हमारा पापा का क्रोमोसोम, ठीक है। तो एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन तो हमारे मियोसिस 1 में हो गया, मियोसिस 1 ही क्या है हमारा, रिडक्शनल डिवीजन है, यही पे हमारा रिडक्शनल हो जाता है। तो ये कैसा डिवीजन है हमारा, रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है, ये कैसा हमारा रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। अब होता है ये लोग दोनों सेल के बीच में मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 तो हमारा इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है, यानी कि यहीं पे हमारा हाफ हो गया था, यानी कि ये हमारे N और ये भी हमारे N वाले बन गए, क्योंकि ये लोग दोनों के अब एक ही सेंट्रोमेयर बचा, ठीक है। तो अब ये लोग हाफ हो गए, तो सिर्फ N बच गए लोग, ठीक है। अब हमारे जब मियोसिस 2 होता है ना बच्चा, मियोसिस 2 होता है तो सिर्फ
हमारी जो सिस्टर क्रोमेटेड थी ना वो अलग हो जाती है। यानी कि मम्मी की जो सिस्टर क्रोमेटेड थी, दो क्रोमेटेड दिख रही है, मम्मी की एक और दो, ये लोग दोनों सेपरेट हो जाती है, एक सेल में चली जाती है, ये दूसरे सेल में चली जाती है। पापा की दो सिस्टर क्रोमेटेड एक सेल में चली जाती है, दूसरे, यानी कि इसी तरीके से हमें टोटल 4 सेल मिल जाता है। टोटल कितना सेल मिल जाता है? 4 सेल्स मिल जाता है। देखिए अभी मैं आगे समझाऊंगी तो आप लोगों को और समझ में आएगा, ठीक है। मम्मी की सिस्टर क्रोमेटेड गई 2 सेल में, हाफ हाफ बढ़ गई, और पापा की 2 सिस्टर क्रोमेटेड थी वो हाफ हाफ सेल में बढ़ गई, तो टोटल हमें 4 सेल्स मिल गया मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 कैसा हमारा? मियोसिस 2 हमारा इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि अब इसमें क्रोमोसोम का नंबर नहीं बटेगा, डिवीजन है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बटेगा, ये चारों सेल हमारा एन वाला ही बनता है, एन वाला ही बनता है। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला? क्योंकि देखिए यहाँ तो ये हमारे कैसे 2n वाले थे, ठीक है, अब ये आ गया है तो ये एन वाले होगा, ठीक है। हमारे पेरेंट सेल तो कैसे थे? 2n वाले थे, ये आ गया है तो एन वाले होगा। फिर ये मियोसिस करता तो मियोसिस 2 तो हमारा इक्वेशनल डिवीजन है, तो इक्वेशनल यानी कि एन वाला सेल देंगे तो वो आगे भी एन ही बनाएगा, ठीक है। ओके चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मैं लिखती हूँ, हाँ मान लीजिए ये हमारा पेरेंट सेल है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे हैं पेरेंट सेल, ठीक है, नहीं ये हमारे हैं पेरेंट सेल, ठीक है। ठीक है, अब ये हमारे पेरेंट सेल को करना है सेल डिवीजन, तो सबसे पहले वो सेल साइकिल में जाएंगे, सेल साइकिल का वो इंटरफेस में जाएंगे, जब वो इंटरफेस में जाएंगे तो सबसे पहले वो जीवन में घुसेंगे, ठीक है, जीवन में घुसे, जैसे पेरेंट सेल थे हमारे 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम मम्मी का, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम पापा का, ठीक है, ये हमारा 1 1, ठीक है, ये 1 है और ये भी 1, ठीक है। चलिए ये इसमें आए, ये भी 1 ये भी 1, ठीक है। चलिए ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये आते हैं एस फेज में, तो आप लोगों को पता है एस फेज में क्या होता है? हमारा डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है यानी कि डीएनए का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो डीएनए किसमें प्रेजेंट होता है? क्रोमेटेड के अंदर, तो हमारे कैसे सिंगल धागा वाला डीएनए डबल धागा वाला डीएनए बन जाता है। अभी तक ये कैसे थे? सिंगल क्रोमेटेड थे, अब कितने हो गए? डबल। क्रोमेटेड के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, क्रोमेटेड के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने बोला डीएनए का कंटेंट अगर कोई पूछे तो आप लोग क्रोमेटेड देखोगे, क्रोमेटेड से आप लोगों को पता चल जाएगा इसमें कितना डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है। तो अब हम लोग को पता है कि जीवन से जब एस फेज में जाता है तो डीएनए का कंटेंट बढ़ता है, डीएनए का कंटेंट बढ़ता है तो हम लोग देखेंगे कि हाँ पहले तो 1 क्रोमेटेड था अब 2 हो गया, यानी कि डीएनए का कंटेंट बढ़ गया, ठीक है। अब हमारा G2 फेज में तो कुछ होता नहीं है, तो G2 फेज में एज इट इज रहेगा, ठीक है, G2 फेज में एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये सेल करना चाहता है मियोसिस, मियोसिस करना चाहता है, ठीक है। चलिए तो इसने एंटर लिया मियोसिस में, किसमें एंटर लिया? मियोसिस में, ठीक है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। चलिए अब ये जैसे ही मियोसिस 1 शुरू करता बच्चा तो क्या होता है? एक सेल में चला जाता है पूरा उठ के हमारी मम्मी का क्रोमोसोम, और एक सेल में चला जाता है हमारे पापा का क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलोगस ये लोग दोनों क्रोमोसोम थे, ठीक है, ये 1 और ये 1 डैश थे, ठीक है, 1 1 थे, ये एक सेट एक चला गया मम्मी वाला क्रोमोसोम हमारे एक सेल में और पापा वाला क्रोमोसोम हमारे एक सेल में, तो ये कैसा डिवीजन किया? रिडक्शनल, यानी कि हाफ तो यही हो गया। ये कैसा डिवीजन किया? रिडक्शनल डिवीजन किया, देखिए रिडक्शनल डिवीजन किया, कैसा रिडक्शनल डिवीजन किया? क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो हमारे पेरेंट सेल कैसे थे? 2n वाले, ठीक है, G1 में गए तो भी 2n ही रहेंगे, S में गए तो भी 2n में रहेंगे। मैंने बोला था S में प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डीएनए का कंटेंट बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2C से 4C हो गया, लेकिन हमारा चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं कंटेंट लिखना चाहूँ तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे आपका 2C था, यहाँ पे भी आपका 2C था, जैसे ये S फेज किया ये हो गया 4C, ठीक है, फिर यहाँ पे भी ये 4C गया लेकिन 2n ही गया, ठीक है। हमारा मियोसिस में एंटर किया 4C था 2n था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा मियोसिस 1 किया वैसे इसका प्लॉइडी लेवल क्या हो गया? प्लॉइडी लेवल हो गया हाफ, यानी कि ये हो गया n और ये भी हो गया n, ठीक है, हाफ हो गया सीधा, यहीं पे आपका 2n से हाफ हो गया, एक क्रोमोसोम इसमें चला गया एक क्रोमोसोम इसमें चला गया, ठीक है। अगर हम लोग क्रोमेटेड के बारे में बात करें तो यहाँ पे अभी भी हमारा रहेगा 2C और 2C, यहाँ पे भी हमारा रहेगा 2C रहेगा। ये तो समझ गए मैं 2C क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि 2 क्रोमेटेड दिख रहा है, ठीक है। अब मियोसिस 2 तो कैसा? हमारा इक्वेशनल डिवीजन, तो इक्वेशनल डिवीजन है तो चुपचाप से कुछ ये हाफ नहीं होगा, यानी कि n ही n वाले ये सेल बनेंगे,
ठीक है, इतना दूर तक तो क्लियर। अब सुनिए, अब क्या होता है मियोसिस 2 में, हमारे पापा की जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अलग हो जाती है। हमारे पापा की सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाती है और इधर हमारी मम्मी की सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाती है, इधर हमारी मम्मी की सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाती है। तो हाँ, अब इनका अगर हम लोग प्लॉइडी लेवल के बाद अब हम लोग इनका कंटेंट का बात करें तो सिंगल हो गया, वापस से सिंगल हो गया। देखिए वापस से यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल हो गया, तो सीधा हाफ हो गया ना। अगर हम लोग पेरेंट सेल के में देखें, हमारा पेरेंट सेल कितना था 2C2N, और अगर हम लोग यहाँ पे जो 4 सेल बना उसको हमने देखा तो NC 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 NC, यानी कि हमारे पेरेंट सेल का सीधा हाफ हो गया 2C से C हो गया और 2N से N हो गया। ठीक है, अब ये सेल हमारे कैसे बन गए, गैमेट के सेल बन गए। ठीक है, अब ये स्पर्म हमारे जब ओवर से जाके मिलेंगे तो वापस से 2N 2C बन जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा समझ में आ गया प्रोसेस। ठीक है मैम, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिए। देखिए फेजेस ऑफ मियोसिस हमारा कंप्लीट होता है 2 स्टेज में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 हमारा रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस 2 हमारा इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, ये हमारा रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है ना, रिडक्शनल डिवीजन, और ये हमारा कैसा इक्वेशनल डिवीजन, और ये हमारा क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। ये हमारा कैसा है, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हमारा सबसे पहले सेल क्या करेगा, इंटरफेज में आएगा। इंटरफेज में वो G1 करेगा, S करेगा, G2 करेगा, फिर वो एंटर करेगा मियोसिस में। ठीक है, मियोसिस 1 में 2 होंगे, पहले होंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब बच्चा सेल का पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, यानी कि ये जो सेल है ना इसका पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, पहले न्यूक्लियस 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होने पे फिर हमारे पूरे के पूरे सेल डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि फिर इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, यानी पहले न्यूक्लियस 2 बन जाएगा, उसके बाद फिर सेल भी हमारा 2 बन जाएगा। ठीक है, सेल टोटल तो 4 बन जाएगा। ठीक है, 4 बन जाता है, पहले तो पहला वाला मियोसिस में तो 2 बनेगा, दूसरा वाला मियोसिस 2 जब होगा तो 4 बन जाएगा। ठीक है, फिर बीच में एक छोटा सा फेज आता है जिसे हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। अगर आप लोगों को एग्जाम से पूछा जाए कि इंटरकाइनेसिस में क्या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो आप लोग आंसर लिखे आओगे नो, क्योंकि इंटरकाइनेसिस में डीएनए वने किसी का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है, हमारे एस फेज में। हमारे एस फेज के अलावा डीएनए का रेप्लिकेशन किसी में भी नहीं होता, हमारे एस फेज के अलावा डीएनए का रेप्लिकेशन और किसी फेज में नहीं होता। ठीक है, इंटरकाइनेसिस एक छोटा सा फेज है, थोड़ा सा सेल रेस्ट करता है, बचा हुआ थोड़ा बहुत कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसे डुप्लीकेट वो करता है। ठीक है, और वो फिर एंटर कर जाता है हमारा मियोसिस 2 में। ठीक है, मियोसिस 2 में भी सेम, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, यानी कि फिर हमारा सेल बन जाएगा। टोटल मियोसिस के एंड में हमें 4 सेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मियोसिस हो जाएगा और इन लोगों का प्लॉइडी लेवल हमारा एकदम हाफ हो जाएगा, यानी कि NN हो जाएंगे। ठीक है, ओके, दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कैरियोकाइनेसिस का भी। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा मियोसिस है, मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस में आप लोगों का आता है PMAT MAT, प्रोफेज 1। ठीक है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। अब देखिए यही प्रोफेज है जो थोड़ा सा इसमें हटके अलग है। ठीक है, इसी को पढ़ना, इसी से आप लोगों का 4 से 8 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 4 से 8 मार्क्स आपको आ सकते हैं, यानी कि इसमें 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए प्रोफेज 1 में हमारा क्या है, पहला आता है हमारा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसे हम याद कैसे करें मैम, इसे याद करने का तरीका है, इसे याद करने का तरीका है बच्चा, लता जरा पानी दे दो, लता जरा पानी दे दो। ठीक है, लता जरा पानी दे दो। ठीक है, इसे याद करने का तरीका है। ठीक है, L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर पेकाइटिन, D फॉर डिप्लोटीन और D फॉर डाइकाइनेसिस। ठीक है, लास्ट वाला D फॉर डाइकाइनेसिस। ठीक है, फिर बीच में हमारा एक छोटा सा इंटरकाइनेसिस यानी कि छोटा सा फेज आता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करता है। ठीक है, फिर हमारा आता सेल, सॉरी
हमारे ये करने के बाद ये साइटोकाइनेसिस कर लेता है, यानी कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है ये फेजेस में, ठीक है, फिर साइटोकाइनेसिस करके सेल डिवाइड कर देता है, ठीक है। फिर हमारा आता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में भी आपका कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस। इसका कैरियोकाइनेसिस बिल्कुल आपके माइटोसिस के जैसा होगा, यानी कि यहाँ पे प्रोफेज होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, और क्या फिर साइटोकाइनेसिस करके हमें टोटल 4 सेल्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं फटाफट से। यही थोड़ा सा लंबा है, इसी को समझना, बाकी सब तो आपका इजी है, ठीक है। मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में जो होता है वैसे ही होगा जैसे आप लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रोफेज के मेटाफेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी, प्रोफेज के हम लोग सबसे पहले लेप्टोटीन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, टोटल 5 सब स्टेजेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है लेप्टोटीन स्टेज, ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है ना, हमारे डीएनए जो होता है ना बच्चा, डीएनए इस तरीके से रहता है फैला हुआ, ठीक है, इस तरीके से डीएनए फैला हुआ रहता है, ठीक है ना, इस तरीके से डीएनए फैला हुआ रहता है, हमारे डीएनए इस तरीके से फैला हुआ रहता है, ठीक है। क्या होता है लेप्टोटीन में, ये धीरे धीरे कंडेंस होता है, क्या होता है, धीरे धीरे कंडेंस होता है, धीरे धीरे, ठीक है। लेप्टोटीन के एंड फेज में, यानी कि प्रोफेज के एंड फेज में जो हमारा डाइकाइनेसिस होगा, उसमें ये पूरे अच्छी तरीके से कंडेंस हो जाएगा, पूरी अच्छी तरीके से कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। अभी ये शुरू होता है कंडेंस होना, ठीक है। कंडेंस का मतलब डीएनए थोड़ा सा अच्छे से रैप होना शुरू होता है, नहीं तो ये इस तरीके के धागे के जैसा पड़ा हुआ होता है ना, इससे ये थोड़ा सा अच्छे से इस टाइप का शेप लेना शुरू करता है, ठीक है, ठीक है। शॉर्टकट में बता रही हूँ, देखिए इस तरीके से हमारा डीएनए रहता है फैला हुआ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा होता है, फिर हमारा प्रोफेज के लास्ट में जाते जाते पूरा अच्छा से वो कंडेंस हो जाता है, पैक्ड हो जाता है, और इस तरीके का क्रोमोसोम जैसा विजिबल नजर दिखने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा फर्स्ट स्टेज है, इसमें कॉम्पैक्शन स्टार्ट होता है, यानी कि कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंस हो रहा होता है डीएनए, ठीक है, ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम हमें विजिबल हो जाता है इन लाइट माइक्रोस्कोप में, यानी कि एल फॉर लेप्टोटीन, एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। लेप्टोटीन में हमें लाइट माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम विजिबल हो जाता है, यानी कि आप लोगों के स्कूल में कोई भी छोटा मोटा माइक्रोस्कोप होगा, तो मतलब आपके स्कूल में जो भी माइक्रोस्कोप होगा उससे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो हमें क्रोमोसोम इसमें दिखने लगता है, हमारे लेप्टोटीन फेज में हमें क्रोमोसोम विजिबल होने लगता, और ये आपकी जो सेंट्रियोल है ये भी हमारा ऑपोजिट पोल में मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है, शुरू कर देता है। प्रोफेज के एंड में ये लोग जाएगा, ठीक है। अब ये लोग मूव करना शुरू किया, ओके, ठीक है। क्रोमोसोम थोड़ा थोड़ा कंडेंस होना शुरू हो रहा है, ठीक है, अभी प्रॉपर हुआ नहीं है बट होना शुरू हो रहा, और ये हमें लाइट माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा, ठीक है, इतना इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। अब आता है हमारा जाइगोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिए। जाइगोटीन में क्या होता है, मैंने आप लोगों को बोला था ये मम्मी का 1 और पापा का 1, ये कैसे हो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग बना लेते हैं, मतलब अभी तो साथ में खड़े थे, अब क्या हुए हैं, चिपक गए हैं, अब क्या हो गए, चिपक गए, पेयर बन गए हैं, साइनेप्सिस हो गया। साइनेप्सिस मतलब होता है पेयरिंग हो गया हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम का, ठीक है। साइनेप्सिस का मतलब पेयरिंग हो गया हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम का, यही वर्ड आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे जाइगोटीन में साइनेप्सिस हो जाता है, यानी कि पेयरिंग हो जाता है हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम का, ठीक है। और ये जो बीच में आप लोगों को व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये क्या है हमारे, ये है हमारे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये हमारे क्या है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। हमारे होमोलोगस के बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने लगता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्म हो जाता है, ये जो बीच में व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, इसकी वजह से ये लोग चिपक जाते हैं, ठीक है, ये लोग का साइनेप्सिस हो जाता है, पेयरिंग हो जाता है हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम का, और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ फॉर्म हो जाता है, यानी कि ये हमारे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यहाँ पे हमारे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, बन जाते हैं, ठीक है, किसमें, जाइगोटीन में। वाइवेलेंट और टेट्राड क्यों बोला गया, अब तो ये हमारे दोनों, एक मम्मी का और एक पापा की जो होमोलोगस क्रोमोसोम तो वो चिपक गए हैं, अब ये लोग चिपक गए हैं तो ये लोग साथ में कैसे दिखते हैं, ये मम्मी का 1-2 क्रोमेटिड, ठीक है, और पापा का 1-2 क्रोमेटिड, यानी कि टोटल 4, ये दोनों चारों क्रोमेटिड साथ में दिखते हैं, जिस वजह से हम लोग उसको नाम देते हैं टेट्राड, टेट्राड यानी कि 4, ठीक है। तो 1-2 क्रोमोसोम मम्मी, 2 क्रोमेटिड मम्मी का और 2 क्रोमेटिड पापा का, ये दोनों साथ में टोटल 4 क्रोमेटिड दिखते हैं, जिस वजह से हमने इसे नाम दिया टेट्राड, यानी कि यहाँ पे टेट्राड का फॉर्म हो जाता है, यानी कि टेट्राड हमें
का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि ये लोग दोनों चिपक जाते हैं तो साथ में इन लोगों को क्रोमेटिड दिखता है। और बाइवेलेंट क्यों बोला गया? बाइवेलेंट इसलिए बोला गया क्योंकि हम दो होमोलोगस क्रोमोसोम को साथ में देख पाते हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम को साथ में चिपका हुआ देख पाते हैं। अभी तो अलग अलग देख रहे थे ना, हम लोग साथ में देख पा रहे हैं, इस वजह से इसे बाइवेलेंट नाम दिया। बाई मतलब यूज होता है दो के लिए, ठीक है। बाइवेलेंट इसलिए बोला गया है, और टेट्राड ये क्रोमेटेड की वजह से बोला गया क्योंकि हमें टोटल अब 4 क्रोमेटेड नजर आती है दोनों की चिपकने की वजह से, ठीक है। और बाइवेलेंट दो होमोलोगस क्रोमोसोम नजर आते हैं, ठीक है। तो हमारा जाइगोट में बहुत कुछ होता है, क्या होता है? साइनेप्सिस होता है, यानी कि हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हो जाता है, लोग आपस में चिपक जाते हैं। बाइवेलेंट और टेट्राड का फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्म होता है, ये जो बीच में व्हाइट व्हाइट से आप लोगों को दिख रहे हैं, ओके, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, और ये देखिए आप लोगों को सेंट्रियल मूव तो कर ही रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पैकाइटिन। पैकाइटिन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोगों को वहां पे बताया था कि हमारे जो पापा मम्मी का क्रोमोसोम होता है 1 और 1, ये लोग क्या करता है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करता है, आपस में क्रॉसिंग ओवर कर लेता। क्रॉसिंग ओवर लेकिन करता कौन है? पापा वाला क्रोमेटेड एक और एक मम्मी वाला क्रोमेटेड, यानी कि ये लोग दोनों आपस में कैसी नॉन सिस्टर क्रोमेटेड है। ये दोनों आपस में कैसी नॉन सिस्टर क्रोमेटेड, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटेड क्रॉसिंग ओवर कर लेती है। लेकिन क्रोमोसोम कैसे है हमारे? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यही बात आपको इसमें बोला गया। इसमें हमें टेट्राड क्लियरली विजिबल होता है, यानी कि बना तो उसमें था, फॉर्म तो उसमें हुआ था टेट्राड, यानी कि जो हमें 4 क्रोमेटेड साथ में दिख रहे थे मम्मी और पापा के, बना तो उसमें था, लेकिन हमें पैकाइटिन में विजिबल होने लगते, क्लियरली अच्छे से दिखने लगते हैं, ठीक है, ओके। दूसरा क्रॉसिंग ओवर हमारा होता है इसमें, यानी कि रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटेड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मैंने यही बात बोला है कि रिकॉम्बिनेशन यानी कि न्यू कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन यानी कि कुछ नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, बनेगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लोग दोनों आपस में क्या करें, क्रॉस करें, यहीं पे हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है और कुछ न्यू कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, या फिर बोल लीजिए क्रॉसिंग ओवर, किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एक ब्लू वाला एक पिंक वाला, ये लोग आपस में नॉन सिस्टर है, लेकिन हमारे क्रोमोसोम कैसे? होमोलोगस, यानी कि मम्मी वाला 1 है और पापा वाला 1 है, ठीक है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, ओके। एक एंजाइम लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेस। रिकॉम्बिनेस एक एंजाइम लगता है जिसकी वजह से होता है, ठीक है। साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर को, ये जो साइट है, यहाँ जो साइड पे हो रहे हैं ये लोग क्रॉसिंग ओवर, ये साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ये जो साइड में देखिए पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में तो सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी ये लोग बीच से तो चिपके हुए हैं, ये लोग यहाँ से क्रॉस हो रहा है, ऐसे क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो साइड से क्रॉस हो रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। ये लंबा है, लॉन्गर देन जाइगोटिन और लेप्टोटिन फेज के मुकाबले, ये थोड़ा सा फेज हमारा पैकेटिन है जो वो थोड़ा लंबा है, ठीक है, ओके, ठीक है मैम। अब आता है हमारा डिप्लोटिन, ठीक है। डिप्लोटिन में क्या होता है बेटा? डिप्लोटिन में याद रखिएगा, जो जाइगोटिन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना वो डिप्लोटिन में डिसोल्यूशन हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। देखिए अब इन दोनों के पीछे व्हाइट लगा कुछ नहीं है, यानी कि हमारा डिप्लोटिन में जो जिस वजह से ये लोग दोनों चिपकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम वो, और फिर पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। डिप्लोटिन में आके ये जो सिनेप्टोनिमल था कॉम्प्लेक्स वो डिसोल्यूशन हो जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो हमारा क्रॉसिंग ओवर हुआ था पैकेटिन में वो अभी तक है, क्रॉस ये लोग अभी तक किए हुए, देखिए ये लोग दोनों का आर्म्स अभी तक एक दूसरे से क्रॉस किया हुआ है, ये वो नहीं हटा, बीच का जो व्हाइट सब्सटेंस था यानी कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो हट गया, लेकिन क्रॉसिंग ओवर स्टिल अभी भी है, ठीक है। तो डिप्लोटिन में सबसे पहले क्या होता है? डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन होता है ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, जो बना था किसमें? जाइगोटिन में, ठीक है, ओके मैम। और यहाँ पे हमें एक एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्योंकि बीच वाला चिपका हुआ पार्ट हट गया तो अब से पहले यहीं से जुड़े हुए हैं, तो एक थोड़ा एक्स टाइप का दिखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे एक्स टाइप को दिखने को मिलता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्यासमेटा। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? क्यासमेटा, हाँ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्यासमेटा, ठीक है। एक एक्स टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं क्यासमेटा, ठीक है। क्या? एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, मतलब कि एक पॉइंट पे लोग अटैच्ड है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्यासमेटा। सही बात है, अभी तक तो ये लोग इस तरीके से था, ठीक है, जाइगोटिन में इस तरीके से चिपका था, फिर पैकेटिन में ऐसे क्रॉस किया, ठीक है। उसके बाद जब हमारा डिप्लोटिन में ये हट गया, जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हट गया तो ये लोग बस एक पॉइंट में ही अटैच्ड है, चिपके हुए हैं यहाँ से, है ना, क्रॉस किए हुए हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्यासमेटा। तो लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्यासमेटा, ठीक है, इसे ही हम क्यासमेटा बोलते हैं, ठीक है। एक और बात नोट करने की है कि हमारे जो कुछ इन मैनी वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रेट जो होते हैं
उसमें क्या होता है ना बच्चे, आप लोगों ने पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो oogenesis होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस तो कंटिन्यू करता है अपना पूरा कॉन्टिन्यूसल मतलब कंटिन्यू प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन हमारा जो oogenesis है वो कंटिन्यू नहीं है, वो रुक रुक करके करती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब फीमेल का oogenesis कब हो जाता है, यानी कि उनका ओवा का फॉर्मेशन होना कब से शुरू हो जाता है, जब वो अपनी मदर की वूम में होती है, जब वो अपनी फीटल लाइफ में होती है, तभी से उनका ओवम बनना चालू हो जाता है। मेल लोग में तो प्यूबर्टी में होता है, लेकिन फीमेल लोग में जब वो मदर की वूम में होती है, जब फीटल लाइफ में होती है, तभी उनका ओवम का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता। तो जब मदर की वूम में जब होती है, उनका ओवम का फॉर्मेशन होना शुरू होता, तो वो आप लोगों को पता होगा कि वो मियोसिस 1 स्टार्ट करती है, लेकिन उसे वो कंप्लीट नहीं कर पाती, वो अरेस्ट हो जाता है हमारे किसमें, प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में। तो यही वो स्टेज है जिसमें अरेस्ट हो जाता है हमारे फीमेल का oocyte, ठीक है, उसका मियोसिस 1 अरेस्ट हो जाता है। तो हमारे डिप्लोटिन स्टेज में आप सेल डिवीजन को रोक सकते हो, ठीक है, कुछ महीनों कुछ साल तक आप लोग रोक सकते हैं। ह्यूमंस में तो 12-13 साल तक रोक सकते हो, ठीक है, तो कुछ साल तक आप लोग रोक सकते हो। इसी वजह से वो अरेस्ट रहता है 12-13 साल तक। फिर जब लड़की अपनी प्यूबर्टी में जाती है, यानी कि 11-12-13-14 साल में जब जाती है, तब उनका मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, ठीक है, तब उनका मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, तो डिप्लोटिन स्टेज में रुक सकता है। तो वही यहाँ पे बात लिखा हुआ, ठीक है, इन मैनी वर्टिब्रेटा oocyte द डिप्लोटिन कैन बी एज अ लॉन्गर एज फ्यू मंथ्स और ईयर्स, ठीक है, 12-13-14 साल तक भी रुक सकता है। ओके, ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट फेज आता है, ठीक है, प्रोफेज का लास्ट फेज आता है। देखिए सेंट्रियोल लगभग ऑपोजिट पोल में पहुंच गए हैं, ठीक है, मेटाफेज जाने तक ये ऑपोजिट पोल में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब हमारा लास्ट आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, अब क्या हो गया, हमारा टर्मिनाइजेशन हो गया क्याज़मेटा का, यानी कि एक पॉइंट पे जो अटैचमेंट हमें दिख रहा था, ऐसे से तो ये लोग अलग हो ही गए थे डिप्लोटिन में, लेकिन ये जो थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर इनका था, जो अटैचमेंट इनका दिख रहा था, वो भी अब टर्मिलाइज हो गया, यानी कि खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारे डाइकाइनेसिस में अब ये लोग दोनों अलग हो गए, प्रॉपर ढंग से अब अलग हो गए। लेकिन जो इन लोगों ने एक्सचेंज किया था जेनेटिक मटेरियल, वो अभी भी देखिए पिंक वाले में कुछ ब्लू पार्ट है और ब्लू वाले में कुछ पिंक पार्ट अभी भी है, ठीक है, ओके, ठीक है। और क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस, अब ये प्रॉपर कंडेंस हो गए। मैंने बोला था ना इस तरीके का रहता है स्टार्टिंग में, फिर थोड़ा सा होता है, ठीक है, उसके फिर प्रॉपर हो जाते हैं अच्छे से, जो हमें प्रॉपर कंडेंसेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये पूरे कंडेंस हो गए, ठीक है, इस तरीके से अब पूरे कंडेंस हो गए अच्छे से, ठीक है, हमारे क्रोमोसोम अब प्रॉपर ढंग से कंडेंस हो गए, ठीक है, ठीक है मैम, इधर समझ में आएंगे, ठीक है। एंड एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, अब डाइकाइनेसिस को जब एंड होने लगता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर एंड गोल्जी, सब ये सारे डिसअपियर हो जाते हैं। देखिए ये सारे हमारे डिसअपियर होने लग गए, ओके, ठीक है, ये सारे हमारे डिसअपियर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे मेटाफेज में क्या होता है, ठीक है। तो हमारे मेटाफेज में क्या होता है, सबसे पहले हमारे जो स्पिंडल फाइबर है, देखिए मैं बता दूं स्पिंडल फाइबर क्या, ये है हमारे, ठीक है, मैंने बोलता सेंट्रियोल अपोजिट पोल में जाना शुरू कर देते हैं, मेटाफेज में आते हैं तो सेंट्रियोल हमारे अपोजिट पोल में मूव कर जाते हैं, ठीक है। ये सेंट्रियोसोम है, ठीक है, ये पूरे को सेंट्रियोसोम बोलते हैं, इसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ये सेंट्रियोसोम से स्पिंडल फाइबर निकलता है, और ये स्पिंडल फाइबर हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके सेंट्रोमियर से नहीं, उसकी ये काइनेटोकोर से अटैच्ड होता है। ये देखिए साइड पे आप लोग देख रहे होंगे ग्रीन ग्रीन कलर का, ये क्या है, ये काइनेटोकोर है, ठीक है, सेंट्रोसोम के अराउंड प्रेजेंट होता है काइनेटोकोर। तो हमारे स्पिंडल फाइबर जो जाते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पिंडल फाइबर फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स गेट अटैच्ड टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये कैसे हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, कैसे क्रोमोसोम है, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। एक क्रोमोसोम नंबर 1 मम्मी का, क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम 1 नंबर पापा का, क्रोमोसोम नंबर 1 मम्मी का, ठीक है। ये दोनों आपस में कैसे होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो हमारे जो स्पिंडल फाइबर है वो होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, ठीक है। ये हमारा मेटाफेज में हो रहा होता है। दूसरा हमारा क्या होता है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं एट द इक्वेटर प्लेट में, ठीक है। ये पूरे को हम, ये इक्वेटर प्लेट हमें बोल रहे हैं, ठीक है, इस इक्वेटर प्लेट में अलाइन हो जाते हैं। इसे आप इक्वेटर प्लेट भी बोल सकते हैं या फिर मेटाफेजिक प्लेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेटाफेज है तो मेटाफेजिक प्लेट में हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलाइन हो रहा है। टोटल हमारे मेटाफेज 1 में कितना बनता है मेटाफेजिक प्लेट, 2। देख लीजिए, एक यहाँ है, एक ये वाला और एक ये वाला, टोटल कितने बना, 2 बना, टोटल 2 बना, ठीक है। ये चीज को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है, चलिए ये चीज को हम लोग याद रखेंगे, ओके। 2 मोटाफेजिक प्लेट बनते हैं, तो इतना काम हमारा हो गया मेटाफेज में, ठीक है। क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से हमारे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो गए, और 2 मेटाफेजिक प्लेट में हमारे जो क्रोमोसोम है वो अलाइन हो गए, ठीक है, लाइन से लग जाते हैं, ठीक है, ओके। यानी कि 23 ऊपर होंगे और 23 नीचे होंगे, क्योंकि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम पापा देते हैं 1 से लेके 23 तक, और एक सेट
क्रोमोसोम मम्मी देती है 1 से लेके 23 तक, ठीक है। तो ये लो दोनों 23 क्रोमोसोम अट जाएंगे। मैं यहाँ पे एक ही बनाई हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि 23 बना नहीं सकती हूँ, ठीक है। ओके चलिए, अब हम लोग देखेंगे एनाफेज में, ठीक है। एनाफेज 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हुए थे वो दोनों को एनाफेज में वो दोनों को स्प्लिट कर लेते हैं, यानी कि खींच लेते हैं। तो एक हमारा चला गया क्रोमोसोम इस साइड और एक क्रोमोसोम हमारा आ गया इस साइड, ठीक है। तो दोनों हमारे क्या हुए, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे सेपरेट हो गए। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे क्या हो गए, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे सेपरेट हो गए, ठीक है। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे सेपरेट हो गए, ठीक है। यानी कि एक चला गया उस साइड, ठीक है, और एक हमारे नीचे साइड। इस तरीके से दोनों एनालॉग में एनाफेज में दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर। अब मेरा बात ध्यान से देखिए, ये जो बीच में सेंट्रोमेयर था इसका, इसे तो हम लोगों ने छेड़छाड़ नहीं किया, इसका तो स्प्लिटिंग नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि एक सेंट्रोमेयर हमारा पापा वाला के साथ जुड़ा हुआ था क्रोमोसोम के साथ, और एक सेंट्रोमेयर हमारी मम्मी वाले क्रोमोसोम के साथ जुड़े थे। तो ये तो सेंट्रोमेयर को हमने स्प्लिट नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे साथ में, जो मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 1 पापा का 1, उसी तरीके से जो पूरा 1 सेट ऑफ था उसको हम लोगों ने बस सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एनाफेज में ये होता है, ठीक है। और एक्चुअल स्टेज यही है बच्चा, रिडक्शनल डिवीजन। क्योंकि अब देखिए मेरी बात ध्यान से देखिए, क्योंकि दो मेटाफेजिक प्लेट बने थे, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम पापा का अलाइन हो गया था, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम मम्मी का अलाइन हो गया। तो अब एक्चुअल में यहीं पे रिडक्शनल हो गया, यानी कि 23 ऊपर चले गए, 23 नीचे आ गए, ठीक है। तो रिडक्शन कहाँ हो गया, यहीं पे। अभी तक हम लोग 46 क्रोमोसोम लेके चल रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, 23 ऊपर चले गए और 23 नीचे चले गए, यानी कि नंबर हाफ तो हमारा यहीं पे हो गया। तो एनाफेज में ही एक्चुअल रिडक्शन हो जाता हमारा, यानी कि एनाफेज 1 में हमारे मियोसिस 1 ही हमारा एक्चुअल रिडक्शनल फेज था, और वो हम लोगों ने देख लिया कि एनाफेज में हमारे दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे वो सेपरेट हो गए, ठीक है। तो हमारा रिडक्शनल यही हो गया, यही स्टेज है रिडक्शनल का, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं टेलोफेज में। अब टेलोफेज में क्या होगा, हमारे दो होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर चल गया। अब क्या होगा, अब होगा इन लोगों का टेलोफेज में क्या होता है, सबसे पहले देखिए क्रोमोसोम, ठीक है, रीच द पोल्स, ये लोग अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं, पोल्स में पहुंच जाते हैं ये लोग दोनों, ठीक है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, हमारे जो स्पिंडल फाइबर थे वो डिसअपियर हो गए, यानी कि जो स्पिंडल फाइबर उन्हें खींच रहे थे जो क्रोमोसोम को, वो डिसअपियर हो गए, वो में हट गए, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, ठीक है, गोल्जी आर रीअपियरिंग, यानी कि हमारा टेलोफेज सीधा अपोजिट है हमारे प्रोफेज का। प्रोफेज में ये सारे क्या होते हैं, डिसअपियर हो गए थे, यानी कि हमारे जो भी थे न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी, ये सारे डिसअपियर हुए थे, यानी कि गायब हो गए थे। अब हमारे टेलोफेज में ये सारे रीअपियर हो जाएंगे, यानी ये लोग धीरे धीरे आने लगेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोगों ने अब क्या होगा, हम लोगों ने तो कर लिया, हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस को तो हमने दो डिवीजन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, साइटोकाइनेसिस। क्या करना है, साइटोकाइनेसिस। हमने अभी यहाँ पे देखा कि हमने न्यूक्लियस का दो डिवीजन कर लिया, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ना क्रोमोसोम हमारे, तो इनका तो हम लोगों ने डिवीजन कर लिया। अब हमें क्या करना है, साइटोकाइनेसिस करना है, यानी कि साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल को अब डिवाइड करना हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए प्लांट में अलग होते हैं, प्लांट में अलग सेल डिवीजन होता है, और एनिमल में हमारे अलग सेल डिवीजन होता है। तो सबसे पहले अगर हम एनिमल की बात करें कि एनिमल में सेल डिवीजन कैसे होता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, साइटो मतलब क्या है, सेल, और काइनेसिस मतलब डिवीजन करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो साइटोकाइनेसिस होता है इसमें हमारा फर्रो का फॉर्मेशन करवाता है, यानी कि हमारी जो एनिमल सेल है, ठीक है, हमारी ये जो एनिमल सेल है, ठीक है, इसकी न्यूक्लियस तो दो पहले से डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है, ये दो हमारे न्यूक्लियस दिख रहे होंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है, ये तो दो बन चुके हैं। कैरियोकाइनेसिस हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग को करना है साइटोकाइनेसिस। तो क्या हो रहा, फर्रो होगा, यानी कि यहाँ पे ना इस तरीके से एक गड्ढा डलेगा, इस तरीके से एक गड्ढा डलेगा, ठीक है, इस तरीके से एक गड्ढा डलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं फेर्रो, ठीक है। अंदर की साइड पे एक गड्ढा डलेगा। देखिए मैं बताती हूँ, आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो एनिमल सेल में होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेंबर। सबसे बाहर की साइड में क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेंबर। तो हमारा जो प्लाज्मा मेंबर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो तो सॉफ्ट होता है, वो तो कुछ से दब सकता है अंदर की साइड पे, ठीक है। लेकिन हमारे प्लांट सेल में क्या होता है, हमारे प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल क्या होता है, रिजिड होते हैं, ठीक है, रिजिड, वो तो कड़े होते हैं, वो तो अंदर की तरफ कुछ नहीं होंगे। लेकिन हमारे जो एनिमल सेल में उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सॉफ्ट होता है, तो वो अंदर की तरफ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल फर्रो बनता है, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, गड्ढा डलता है, और ये गड्ढा फिर धीरे धीरे डीप होता है, और फिर ये आगे जाके फिर सेपरेट हो जाता है, आगे जाके हमें दो सेल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले क्या हुआ, सेल फर्रो बना, ठीक है,
अंदर की साइड पे प्रेशर लगा, ठीक है। फिर ये जो हमारा फर्रो बना है वो थोड़ा डीपली हो गया, यानी कि थोड़ा सा और अंदर की साइड पे जाने लगा, डीपली होते गया ग्रेजुअली, और फिर लास्ट में हमें क्या हो गया, 2 एनिमल सेल्स हमें मिल गए, ठीक है। तो ये हमारे एनिमल सेल में तो बहुत ईजी होता है, सेल फर्रो बन के होता है, ठीक है। और एक और बात कि अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा है, अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल। क्या बोलते हैं, कैसा इसमें हुआ, कैसा प्रेशर लगता है, सेंट्रीपेटल। आप लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि सेंट्रीपेटल मतलब बाहर से अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, सेंट्रीपेटल। तो हमारा बहुत इजी है, एनिमल में सेल फर्रो बनता है, ठीक है। क्या बनता है, फर्रो का फॉर्मेशन होता है, सेल अंदर की तरफ गड्ढा करता है और फिर वो गड्ढा थोड़ा और डीप होते होते लास्ट में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और हमें 2 सेल्स में जाता है, ठीक है। ओके, और इसमें कैसा फोर्स लगता है, सेंट्रीपेटल। ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि सेंट्रीपेटल फोर्स किस में, मतलब सेंट्रीपेटल वर्ड किसके लिए होता है, तो हम लोग लिख के आएंगे, आप लोग लिख के आओगे एनिमल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल प्लांट, मैं बताती हूँ प्लांट के बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ये क्लियर, ठीक है मैम, क्लियर, ओके। अब हम लोग देखते हैं इसको, चलिए। अब हमारा साइटोकाइनेसिस जब हम लोग प्लांट्स में देखते हैं, तो प्लांट्स में क्योंकि मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन तो सॉफ्ट होता है, यानी कि थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इजी होता है उसको ये करना, ठीक है। लेकिन हमारा जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है, वो बहुत हार्ड होता है, वो नहीं टूटता है, वो कुछ नहीं होता, वो स्टिल वैसे ही रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा तो 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कुछ सब्सटेंस इकट्ठे होने लगते हैं, ठीक है, बीच में, ठीक है, बीच में प्लांट सेल के बीच में कुछ सब्सटेंस इकट्ठे होने लगते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्रेगमोप्लास्ट। ये फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ सब्सटेंस इकट्ठे हो जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट किसका कॉम्प्लेक्स होता है, फ्रेगमोप्लास्ट आपका ER, ठीक है, यहाँ में मैंने लिखा, यहाँ पे ढक गया, ठीक है, ER, गोल्जी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारे के आपके क्या होते हैं, गोल्जी, ठीक है, ये सारे के आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि इन्हीं सब के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो यहाँ पे प्लांट सेल के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं। क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और ये धीरे धीरे करके, ये क्या करता है बच्चा, ये धीरे धीरे करके ये इस तरीके से पूरा एक तरह का लंबा सा बना लेता है लाइन, पूरा इकट्ठे हो जाती है यहाँ पे मोटा सा, ठीक है, पूरा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, ये इकट्ठा हो करके ये बना लेता है आपका मिडिल लैमेला, ठीक है। क्या बनाता है, मिडिल लैमेला। क्या बना लेता है, मिडिल लैमेला, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया इसमें, ठीक है। ये क्या बना लेता है, यहाँ पे इकट्ठा हो करके ये बना लेता है आप लोगों का मिडिल लैमेला, ठीक है। क्या बना लेता है, मिडिल लैमेला, ओके। और आप लोगों को पता होगा कि जब ये बन जाता है, हमारा बीच में एक वॉल बन जाता है, वॉल जैसा जो मिडिल लैमेला होता है, तो आगे इसी से ही सामान भेजा जाता है सेल वॉल बनाने का। तो फिर हमारे प्लांट सेल में क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है। तो हमारा जो साइटोकाइनेसिस होता है प्लांट सेल में, वो क्या होता है, फॉर्मेशन करता है सेल प्लेट बोल लीजिए, या फिर फ्रेगमोप्लास्ट, यानी कि जो हमारे गोल्जी, ER, माइक्रोट्यूब्यूल्स के सब्सटेंस है वो धीरे धीरे यहाँ बीच में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। या फिर आप इसे बोल लीजिए सेल प्लेट। और ये क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रो होने लगते हैं आउटसाइड। देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको बोला था कि अंदर की साइड पे लगता है प्रेशर फोर्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बाहर में सेल वॉल प्रेजेंट है तो हम बाहर की साइड से इसे नहीं पचका सकते, बाहर की साइड से फोर्स नहीं लगा सकते हैं, तो अंदर की साइड से ये ग्रो करता है। ये जो हमारा फ्रेगमोप्लास्ट है, ठीक है, ये टुकड़े हैं ER, गोल्जी, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ये बाहर की साइड पे ग्रो करते हैं धीरे धीरे और ये इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे, और ये क्या बना लेते हैं, मिडिल लैमेला, ठीक है। और मिडिल लैमेला वही चीज है जिससे हम लोग आगे सामान भेजते हैं, यानी कि सेल वॉल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये फिर हमारा क्या होता है, हमारा जो प्लांट का सेल होता है वो ऐसे करके धीरे धीरे करके सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें सेल प्लेट का फॉर्म हुआ और हमारे किस तरीके का फोर्स लगा, सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ पे कैसा लगा था, सेंट्रीपेटल, यानी कि बाहर से अंदर की साइड लगा था। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, अंदर से बाहर की साइड पे ग्रो हो रहा है। यहाँ पे तो बाहर से अंदर की साइड पे सेल फर्रो बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अंदर से बाहर की साइड पे ग्रो कर रहा है, अंदर से बाहर की साइड पे ग्रो कर रहा है। तो ये कैसा हो जाता है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। ये कैसा हो जाता है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल, ओके, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इंटरकाइनेसिस। मैंने आपको लोगों को बताया था कि हमारा जो मियोसिस 1 है, और मियोसिस 2 है,
इन लोगों के बीच में एक छोटा सा फेज होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इन लोगों के बीच में एक छोटा सा फेज होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, इंटरकाइनेसिस। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। ये क्या स्टेज है? ये गैप है बिटवीन टू मियोसिस एंड मियोसिस 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच का ये गैप है। ठीक है, इतना दूर समझ में, बहुत शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था? इसमें सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा होता है। हमारे जो सेंट्रियोल थे ना वो डुप्लीकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है। ठीक है, बट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो, डीएनए इसमें रेप्लिकेशन नहीं हो रहा था। डीएनए सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रेप्लिकेट करता, वो होता हमारे एस फेज में, इंटरफेज के एस फेज में, इंटरफेज G1 S G2। तो उसमें जो एस फेज आता है सिर्फ और सिर्फ हमारा उसमें डीएनए रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, नो डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, नो हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि जब डीएनए नहीं बनेगा तो हिस्टोन प्रोटीन बनके क्या करेगा? ओके ठीक है, चलिए ठीक है, नो हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, बाकी सारी चीज जरूरत का जो चीज होता है वो चीज डुप्लीकेट कर जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोफेज 2। तो देखिए प्रोफेज 2 में क्या हो रहा होता है? प्रोफेज 2 में आप लोग माइटोसिस पढ़ोगे या मियोसिस 1 में तो थोड़ा लेंथी हो जाता। क्या होता है ना, प्रोफेज में सिंपल चीज होती है कि हमारे जो ये सारे होते हैं ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर गोल्जी, ये सारे डिसअपियर हो रहे होते हैं हमारे प्रोफेज में। ठीक है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स में जाना शुरू कर रहा होता है। सेंट्रियोल 3 चीज हो रही होती है हमारे, ठीक है, प्रोफेज में। पहला, चाहे वो आप मेटाफेज का पढ़ लीजिए, ठीक है, या आप माइटोसिस का पढ़ लीजिए या फिर मियोसिस का पढ़ लीजिए। मियोसिस 1 का सिर्फ प्रोफेज लॉन्ग था, उसमें धीरे धीरे करके हो रहे होते हैं, लेकिन बेसिक 3 काम उसमें भी ये चीज हो रहे होते हैं। ठीक है, पहला, हमारे जो भी न्यूक्लियोलस होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, ईआर गोल्जी, ये सारे डिसअपियर हो रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा, हमारी जो सेंट्रियोल हो रहे होते हैं वो अपोजिट पोल्स में मूव कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? अपोजिट पोल में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा चीज। तीसरा चीज, हमारा जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना शुरू करता है, यानी कि पूरा कंडेंस नहीं होता, ये प्रोफेज में स्टार्ट करता है कंडेंस होना। ठीक है, कंडेंस हो किस में जाता है? आपके मेटाफेज में, प्रॉपरली कंडेंस हो जाता है ये मेटाफेज में। हमारे सेंट्रियोल पहुंच जाते हैं अपोजिट पोल में मेटाफेज में। ठीक है, और हमें क्रोमोसोम अच्छी तरीके से विजिबल भी होने लगता है किसमें? मेटाफेज में, बढ़िया तरीके से। ठीक है, ओके, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं वही बात इसमें लिखा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर एंड गोल्जी डिसअपियर, ये सारे डिसअपियर हो रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम अगेन बिकम कंडेंस्ड। ठीक है, क्रोमोसोम फिर से, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हमने अभी मियोसिस किया तो हमने वहां क्या किया, एक सेल से हमने वहां पे 2 सेल बना लिए। देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, हमने वहां एक सेल से वहां पे 2 सेल्स बना लिए। ठीक है, ठीक है, और ये कैसे सेल्स हमने बनाए? ये तो जो हमारा पेरेंट सेल था, ये जो हमारा पेरेंट सेल था, एक सेकेंड, हाँ, ये जो हमारा पेरेंट सेल था, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है क्या? हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या प्रेजेंट थे? होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मम्मी का प्रेजेंट था और 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे पापा का प्रेजेंट था। तो यहाँ पे जब सेपरेशन हुई तो इस तरीके से हमारा मम्मी वाला एक सेल में क्रोमोसोम और हमारे पापा वाला क्रोमोसोम एक सेल में चला गया। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि अभी हम लोगों ने 2 सेल बना लिया था। ठीक है, मियोसिस में। ठीक है मैम, यहाँ तक हमें समझ में आया। अब ये सेल, अब हमारे ये सेल आगे डिवाइड करके 2 सेल बनाएंगे और ये सेल आगे डिवाइड करके 2 सेल बनाएंगे, ये सेल आगे डिवाइड करके 2 सेल बनाएंगे और ये सेल आगे डिवाइड करके 2 सेल बनाएंगे। ठीक है, ये करेंगे। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा बेटा? इसमें क्या होगा? इसमें जो पापा की 2 सिस्टर क्रोमेटेड थी वो सेपरेट हो जाएगी, पापा की जो सिस्टर क्रोमेटेड थी ये सेपरेट हो जाएगी, और मम्मी की जो 2 सिस्टर क्रोमेटेड थी पिंक पिंक वाली, ये सेपरेट हो जाएगी, ये सेपरेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सेल का करके बता रही हूँ, मान लीजिए पापा वाला का बता रही हूँ 2 हो जाता है, लेकिन मम्मी वाला भी 2 हो जाएगा, यानी कि एंड ऑफ मियोसिस में हमें टोटल 4 सेल्स मिल जाएगी। एंड ऑफ मियोसिस में हमें टोटल कितने? 4 सेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं एक करके बता रही हूँ, लेकिन ये वाला भी करेगा। तो ये हमारा हो जाता है मियोसिस, ठीक है, ये हमारा हो जाता है मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 1, और ये अब होगा हमारा मियोसिस 2। ठीक है, रुक जाइए, बोर्ड डाउनलोड हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है बोर्ड। ये हो जाएगा हमारा मियोसिस 2। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए ये तो हमारे जो ये हमारे बने, हमारी जो मम्मी वाला हमारा जो पेरेंट सेल था उसका जब हमने मियोसिस 1 करवाया तो हमारे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। ठीक है,
तो वापस से क्या हुआ, हमारा वापस से जो सेल है वो अपने फॉर्म में आ गया था। तो अब दोबारा से जो हमारा मियोसिस 1 का प्रोफेज स्टार्ट होगा तो वापस से वो सारी चीजें होगी, यानी कि हमारे प्रोफेज में 1 में क्या हो रहा था, सारे न्यूक्लियर यानी कि जो भी सारे ऑर्गेनेल्स थे वो डिसअपियर होने लगेंगे, ईआर, गोल्जी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसका जो हमारे सेंट्रियोल्स थे, सेंट्रियोल मैंने आप लोगों को दिखाया कि वो हमारे इंटरकाइनेसिस में डुप्लीकेट किए। इंटरकाइनेसिस में हमारा सेंट्रियोल डुप्लीकेट किया तो यानी कि वो भी 2 हो गया, वो भी अब क्या करेगा, मूव करने लगेगा अपोजिट पोल में। 2 तो हो ही गया था, है ना, 1 था लेकिन 2 हो गया था, ठीक है। मान लीजिए इसमें एक सेंट्रियोल पहुंचा था और इसमें एक सेंट्रियोल पहुंचा था, तो हमने इंटरकाइनेसिस अभी जिसमें किया उसमें हमने सेंट्रियोल को डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है, यानी कि 2 होगा। तो अब ये 2 होकर के एक इसमें चले जाएंगे और एक इसमें चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग पता करेंगे, ये हमारा हो गया मियोसिस 2, ठीक है, ओके। तो हमारे ये समझ में आएगा कि प्रोफेज में क्या हो रहा है, ठीक है। देख लीजिए हमारा प्रोफेज में क्या हो रहा है, और ये जो हम लोगों ने क्रॉसिंग ओवर करके हमारे पैकाइटिन में, हमारे मियोसिस 1 के प्रोफेज के 1 के पैकाइटिन में जो हमने क्रॉसिंग ओवर किया था वो अभी भी है, ठीक है, वो दिखेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में भी हमारे जो क्रोमोसोम होंगे वो अलाइन हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट में या फिर मेटाफेजिक प्लेट में। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने मेटाफेज 1 में, मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 जब हम लोग कर रहे थे तो मैंने बताया था वहां पे 2 मेटाफेजिक प्लेट बन रहे, लेकिन यहाँ एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनेंगे, यहाँ एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रोमोसोम अलाइन हो गए हमारे एट इक्वेटर में, ठीक है। स्पिंडल फाइबर गेट अटैच हो जाएंगे। अब हमारे ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर है, इससे हमारे क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे, यानी कि सेंट्रियोल्स जाला फेंक देगा, काइनेटोकोर से अटैच कर देगा, और अब उसको एनाफेज में आप लोगों को पता होगा क्या होगा, खिंचातानी, ठीक है, टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स फ्रॉम ईच साइड। देखिए अब क्या हो रहा है, अब हमारे एक ही क्रोमोसोम है, एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बना है, तो एक ही क्रोमोसोम में कैसे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से अटैच हो रहा हमारा स्पिंडल फाइबर, ठीक है। क्या लिखा हुआ, स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड फ्रॉम ईच साइड। मैंने बोला ना कि मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और मियोसिस 2 में हमारी मम्मी की जो सिस्टर क्रोमेटिड थी वो अलग होगी और पापा की जो सिस्टर क्रोमेटिड थी वो अलग है, और ऐसे करके हमें टोटल 4 सेल्स मिल जाएंगे, ठीक है मैम, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इस यहाँ पे हमारा एक ही मेटाफिजिक प्लेट बनेगा, ठीक है, ठीक है। हमारे स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो गए दोनों सिस्टर क्रोमेटिड के ईच, यानी कि एक क्रोमोसोम में टोटल कितना, 2 स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है, ओके। वहां पे तो एक क्रोमोसोम में एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा था क्योंकि वहां पे 2 प्लेट बना था, राइट, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे एनाफेज में। अब एनाफेज में क्या होगा, वो जो हमारे स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हुए थे अब वो क्या करेंगे, स्प्लिट कर जाएंगे, वो क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। अब देखिए हमारे जो स्प्लिटिंग हो रहा है सेंट्रोमियर का वो एनाफेज 2 में होता। अगर आप लोगों का क्वेश्चन में आ जाए, इनफैक्ट आया हुआ नीट के क्वेश्चन में कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर किस में होता है और ऑप्शन में आ जाए एनाफेज 1 या एनाफेज 2, तो आप लोग लिख कर क्या होगे, एनाफेज 2, ओके। क्योंकि एनाफेज 2 में यहाँ पे जब सिस्टर क्रोमेटिड टूटती है, यानी कि वो जब अलग होती है बहने, तभी जो बीच का एक ही सेंट्रोमियर से, क्योंकि ये एक ही सेंट्रोमियर से ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ी हुई है, तो ये जब होता है, ठीक है, ये जब इधर से आता है, ये जब स्प्लिट करता है तभी ये दोनों बिछड़ती है, तो अब यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर है तो उसका भी स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी कि वो भी टुकड़ों में टूट जाता है, आधा आधा हो जाता है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, और हमारी जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो भी हमारे क्या अपोजिट पोल में मूव कर जाती है, ठीक है, क्या होती है, अपोजिट पोल में मूव कर जाती है, ठीक है, ये मूव कर जाएगी। देखिए पोजीशन तो मैंने दिखा ही रखा है, देखिए इस तरीके से ये अलग हो जाएगी। एक सेकेंड, लीड कौन कर रहा है, सेंट्रोमियर, देखिए, ठीक है, सेंट्रोमियर लीड करता है और पीछे से क्रोमेटिड आती है, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा टेलोफेज। मैंने क्या बोला, टेलोफेज बिल्कुल प्रोफेज का उल्टा होगा, यानी कि जो भी वहां पे गोल्जी या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो भी वहां पे डिसअपियर हुआ तो वो यहाँ पे रीअपियर हो जाएगा, सीधा ये इसके ऑपोजिट है, वो सारी चीज क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर एंड गोल्जी, सब ये सारे क्या हो गए, रीअपियर हो गए, ठीक है, डन, ठीक है। डीकंडेंसेशन अकर, यानी कि डीकंडेंसेशन इसलिए बोल रहा है, मैंने क्या बोला, प्रोफेज में हमारा जो क्रोमोसोम होता है, हमारा जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, वो कंडेंस करने लगता है। मैंने आप लोगों को बताया था डीएनए कुछ इस तरह का फैला होता है और ये क्या होता है, धीरे धीरे कंडेंस होकर कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो जो हमारा मैंने बोला प्रोफेज का उल्टा है टेलोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज में जो हमारा कंडेंसेशन हुआ था वो हमारे
हमारे टेलोफेज में डीकॉन्डेंसेशन हो जाएगा, यानी कि ये अब वापस से इस तरीके का धागे धागे जैसा हो जाएगा, ये वापस से अब इस तरीके का धागे धागे जैसा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, डीकॉन्डेंसेशन हो रहा है। ठीक है, डीकॉन्डेंसेशन। ठीक है, ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। क्रोमोसोम विल लूज देयर आइडेंटिटी, यानी कि क्रोमोसोम अब वापस से लूज हो जाएगा, वो अपना आइडेंटिटी खो देगा। ठीक है, प्रोफेज में जैसे वो कंडेंस होकर प्रॉपर क्रोमोसोम बना था, वो अब अपना आइडेंटिटी लूज कर देगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए बना दिया, लेकिन अब ये इतना अच्छा से दिखेगा नहीं। ठीक है, और फिर क्या होगा, एंड में क्या हो जाएगा, सेल भी डिवाइड कर जाएंगे। एंड में क्या होगा, सेल भी हमारे डिवाइड कर जाएंगे। ठीक है, ये होने के बाद आप लोगों को पता है अब क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस हमने कर लिया, 2 न्यूक्लियस हमने बना लिया, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भेज दिया। अब हमारा क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, यानी कि अब हमारा सेल भी डिवाइड कर जाएगा। अब ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि एनिमल में कैसे होता है सेल डिवाइड और प्लांट में कैसे होता है सेल डिवाइड। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, यानी कि मियोसिस का जरूरत क्यों पड़ा, मियोसिस से क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमारे जो गैमेट के सेल्स होते हैं उनका प्लॉइडी लेवल n होना चाहिए, यानी कि हाफ होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमारा जो स्पर्म होता है और हमारा जो ओवा होता है वो फ्यूज करता है, और फ्यूज करके वो वापस से 2n बना लेता है। अगर ये दोनों 2n वाले होंगे तो वो बन जाएगा 4n। ठीक है, 4n बन जाएगा, और 4n वाला अगर बच्चा बढ़ेगा और बनेगा तो वो हमारे स्पीसीज में मैच नहीं करेगा, और होता ही नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसीलिए हमें हाफ करना प्लॉइडी लेवल को बहुत जरूरी होता है, इस वजह से मियोसिस किया जाता है, और मियोसिस भी सिर्फ हमारे गैमेट के सेल्स में होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा, मियोसिस क्या करता है, क्रिएट करता है वेरिएशन, क्रिएट करता है वेरिएशन। मैंने आप लोगों को बताया था वहां पे हमारा क्या हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, यानी कि मम्मी का होमोलोगस, मम्मी और पापा का जो होमोलोगस क्रोमोसोम था, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 मम्मी वाला, ठीक है, और मैं भी आप लोगों को ये कलर बता दे रही हूँ, और क्रोमोसोम नंबर 1 पापा वाला, ये आपस में क्या कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। क्या करते, क्रॉस करते, यानी कि ये अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल इसमें डाल रहे थे और ये अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल इसमें डालते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हुआ वेरिएशन, यानी कि अलग, थोड़ा अलग टाइप का, कुछ न्यू टाइप का चीज मिलेगा देखने को लिए। ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, या फिर क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन बोल लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हम लोग अपनी मम्मी पापा के बच्चे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हम अपने मम्मी पापा की जैसे तो नहीं दिखते, कुछ तो हम लोग में अलग होता। हो सकता है हमारी मम्मी का बाल ब्लैक होगा लेकिन हमारा ब्राउन निकल जाता है। ठीक है, हो सकता है हमारी मम्मी का स्किन टोन थोड़ा डाउन होगा लेकिन हमारा बहुत फेयर निकल जाता, आई का कलर चेंज हो सकता। तो ये क्या होता है, वेरिएशन होता है, जो हम अपने मम्मी पापा से हम लोग को थोड़ा अलग होता है, और हमारे बच्चे में भी हमारा से थोड़ा अलग जाता है। तो ये कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, किसकी वजह से, इसी क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है, ये हेल्प करता है इवोल्यूशन में। ठीक है, जैसे जैसे हम इवॉल्व करते जाते हैं, आप लोगों को पता हो हम बंदर से इंसान बने हैं, तो वो इसी के बदौलत हुआ है। ठीक है, प्लस एडेप्टिबिलिटी में, सर्वाइवल में, ठीक है, ये सारी चीजों में हमें ये हेल्प करता है। ठीक है, ये सारा हमारा इंक्रीज होता है। दूसरा, मियोसिस गिव राइट टू 4 डिफरेंट डाउटर सेल्स, 4 डिफरेंट डाउटर सेल्स देते, बिल्कुल सही बात है, 4 डिफरेंट डाउटर सेल्स देते। कैसे, देखिए मैं भी बताती हूँ। ये लोगों में जब जेनेटिक, ये लोग में जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो कुछ इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, इस तरीके का हो जाता है, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, और जब ये डाउटर सेल्स बनते हैं, ये जब डाउटर सेल्स बनते हैं तो ये एक बनती है, ठीक है, और ये एक, ठीक है, ठीक है, ये एक और ये एक, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आ जाता है, जो चेंजेस हुआ वो तो इस क्रोमेटिड में आ ही जाते हैं, ठीक है, और इसमें भी आ जाते हैं। तो टोटल हमें कितने, 4 टाइप के हमें सेल्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। आप ही देख लीजिए, एक दूसरे से जो चारों सेल्स हमारे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यही बात वो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 डिफरेंट डाउटर सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि वेरिएशन लेकर के आता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ होता है आप लोगों का मियोसिस कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।